हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। बढ़िया है ना, सब ठीक ठाक चल रहा है। पढ़ाई लिखाई तो चल ही रही होगी। बंद तो करना नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपके होने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्ज़ाम में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। अब आप सोच रहे होंगे होम्योपैथी क्यों नाम रखा है। मैंने काफ़ी बार बताया है, जो नए जुड़े हैं उनके लिए बता दूँ, क्योंकि होम्योपैथ जो दवा होती है वो एक बार में काम नहीं करती, लेकिन हाँ, आप डेली बाय डेली लेते रहोगे तो एक दिन काम जरूर करती है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो और स्पीड इंप्रूव करो, ठीक है। और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बातें तो हमारी आपसे होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे आपको और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा फंडा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें पता होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्या दिया, क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ें पता हो गई तो आप क्वेश्चन को, मैं समझता हूँ कि कम से कम टाइम में कर लोगे, क्योंकि अगर आपको ये पता हो गया कि इसे करना कैसे, तो तुरंत के तुरंत फ्लैश कर जाता है कि कैलकुलेशन कैसे करना है, और आधा कैलकुलेशन वहीं हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते पढ़ते ये सोच लेते हो कि इसका हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो आप वही चीज़ें लिखोगे पेज पे जो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़े, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर सिलेक्शन चाहिए तो पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेशन माइंड में करो। हाँ, अगर कुछ चीज़ें भूल सकते हो, जैसे 2-4 वर्ड, तो आप लिख लो, ऐसी बात भी नहीं है नहीं लिखना है, लेकिन धीरे-धीरे वो भी कम करने की कोशिश करो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते हो और उस पे अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। अगर जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। आपने प्रैक्टिस तो की, सॉरी प्रयास तो की, पढ़ने का प्रयास तो किया और पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन को। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है अमित और सिमरन की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2 और 3 है, जिससे उनकी कुल वर्तमान आयु जो है 60 वर्ष है। तो एक बात बताइए, पहले एक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर अब से 4 वर्ष बाद सिमरन की आयु और रीता की आयु का अनुपात 8:5 होगा। अमित और रीता की वर्तमान आयु के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन में दे रखा है कि अमित और सिमरन की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। इसका अमित को ए मान लिया, सिमरन को एस मान लिया, 2 और 3 के रेशियो में है, और इनका योग क्या है, उनका कुल वर्तमान आयु का योग जो है 60 है। तो आप बताओ, आप अमित और सिमरन की प्रेजेंट एज नहीं बता सकते। अब भाई रेशियो दिया है और टोटल एज दिया है, तो एक बात बताओ, 2 और 3, 5 यूनिट बराबर कितना, 5 यूनिट बराबर कितना 60, तो 1 यूनिट का मान कितना 12। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है तो आप मान लीजिए कि इसका एज 2x, इसका कितना 3x, प्रेजेंट एज इसका 2x ईयर, इसका 3x ईयर। तो बताओ 5x बराबर कितना, भाई ये भी जोड़ लिया, दोनों का योग कर लिया, लेकिन ये कह रहा नहीं 60 ईयर है, 60 ईयर के बराबर जोड़ दिया, तो x का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो 12 दूना 24 साल का ये है, और ये कितने की 36 साल का ये, सिमरन 36 साल की है, ये 24 साल का है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड नहीं है। कह रहा है 4 वर्ष बाद सिमरन की आयु, अब से 4 वर्ष बाद सिमरन की आयु और रीता की आयु, तो सिमरन और रीता की बात हो रही है कितने की, 4 साल बाद की।
इनका रेशियो कितना दिया है, 8 और 5 का। तो एक बात बताओ, रीता सिमरन यहाँ भी है, सिमरन यहाँ भी है, तो अगर कह रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद, अब ये प्रेजेंट एज है, 4 साल बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा। तो ये कितनी साल का है, 40 साल की है 4 साल बाद। तो 8 यूनिट का मान 40 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 5 ईयर होगा। तो 5 यूनिट का मान कितना, 25 ईयर होगा। तो एक बात बताओ कि आगे कह रहा है अमित और रीता की वर्तमान आयु, अमित की वर्तमान आयु तो पता है, रीता की कितनी है भाई, ये 4 साल बाद अगर एक 25 साल का है तो 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा, जाहिर सी बात है कि 21। ये हमारी क्या है, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज से 4 साल बाद कह रहा है ना, तो 4 साल घटा दिया, तो ये क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इनके अंतर पूछ रहा है, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर नहीं बता सकते हैं, अंतर नहीं बता सकते हैं। अंतर कितने का है, 3 ईयर का है। तो कौन सा सही है हमारा, ये वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, आपने कर भी लिया है। मैं आपको समझाने में इतना टाइम गंवा रहा हूं क्योंकि आपको समझाना नहीं है भाई, आपको तो सिर्फ सॉल्व करना है, कम से कम पेज पे लिखना है। यही तो मैं बात हर बार बोल रहा हूं कि आपको कम से कम पेज पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डर लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो आप क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ने की कोशिश करो और सोचो कि दिया क्या है, बस ये सोचो आपके दिया क्या है। अगर शुरू शुरू में आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया दिया क्या है, दिया क्या है, और ये चीजें समझ में आने लगी ना, तो धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन भी समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में हो जाएगा तो नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। भाई एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अमीर ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बिमल को बेचा, फिर बिमल ने उसकी पैकेजिंग पर 600 रुपए खर्च कर दिए और उसे जो है 8.33% के प्रॉफिट पे श्रुति को बेच दिया। तो श्रुति के लिए वस्तु की लागत जो है 5200 रुपए है। तो अमीर के लिए उस वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके दो प्रोसेस है, एक तो रेशियो मेथड, एक प्रॉपर बेसिक से करते हैं। तो आज मैं पहले बेसिक से बताता हूं, फिर आपको रेशियो बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो हमने माना कि अमीर की जो कॉस्ट प्राइस थी, अमीर जो उसको खरीद के लाया था वो कितने का खरीद के लाया था, 100x का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है वस्तु को 20% लाभ पे बिमल को बेच दिया। तो 20% लाभ पे बेचा तो कितने, 100x का 20% कितना होगा, 20x होगा। तो बेचा कितने पे, 120x पे बेच दिया। तो ये किसकी, ए को मान लेते हैं अमीर, अमीर की क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, और किसको बेचा, बिमल को। और बिमल की क्या है, ये कॉस्ट प्राइस। भाई अमीर ने बेचा, बिमल ने खरीदा, तो बिमल के लिए तो कॉस्ट प्राइस हुई। कह रहा है फिर बिमल ने इस पे पैकेजिंग पे 600 रुपए खर्च कर दिए। अब भाई 600 रुपए जुड़ गए, जुड़ेगा ही ना। तो इसका खर्चा टोटल कितना हो गया भाई, 100 दिन खरीद के लाया था, अब 600 रुपए और जोड़ दिए, तो अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया बिमल का। अब बिमल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई, 120x प्लस 600 रुपए। अब उसने इस पे इतना खर्चा कर दिया। कह रहा है कि फिर उसने 8.33 के लाभ पर श्रुति को बेच दिया। तो 8.33% मतलब क्या होता है, 1/12, ठीक, 1/12। तो 1/12 इस किसका, 1/12 इसका कॉस्ट प्राइस का। तो 1/12 कितना होगा, 10x प्लस 50, यही तो होगा 1/12 इसका। तो अब इतने के प्रॉफिट पे बेचा है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया तो अब कितना हो जाएगा,
BSP बिमल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 130x हो गया प्लस 650। ये बिमल का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। लेकिन खरीदा किसने? श्रुति ने। श्रुति कॉस्ट मान लिया तो ये इसकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस हुई। भाई बिमल ने बेचा, श्रुति ने खरीदा, तो श्रुति के लिए तो कॉस्ट प्राइस हुई ना। तो ये हो गया इतना। लेकिन कह रहा है श्रुति के लिए वस्तु की लागत 5200 रुपये है, और यहाँ पे हमारे जो श्रुति खरीद रही है वो कितने में खरीद रही? 130x प्लस 650। तो 130x प्लस 650 ये कॉस्ट प्राइस, और ये भी क्या है? कॉस्ट प्राइस। दोनों की, श्रुति की तो कॉस्ट प्राइस है, अब बराबर दिखा दिया। तो x बराबर कितना आएगा? इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा? 4550 और भागे 130 कर दिया तो कितना आएगा? तो ये कितना होगा? 13 तिया 39, 13 पचे 65। x बराबर कितना हो गया? 35 हुआ। x बराबर कितना हो गया? 35। तो हमसे पूछ रहा क्या रहा है? अमीर के लिए उस वस्तु की लागत में कितनी थी? 100x हमने माना था, तो x का मान 35, तो 100x का मान कितना? 3500 हुआ। तो कौन सा सही है? ये डी वाला। तो ये जो है प्रॉपर बेसिक मेथड है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आया कहाँ से। ठीक है, अब आ जाते हैं रेशियो मेथड पे। दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ आपको। तो दूसरा मेथड ये है कि हम मान लेते हैं अमीर की जो है वो कितनी है? x है, उसकी कॉस्ट प्राइस x है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% लाभ पे बेचा। आप बताओ कि 20% लाभ पे बेचा तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा उसका? 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 के 20% लाभ पे, मतलब 1 लाख पे बेचा, तो बेचा कितने पे? 6 पे। और खरीद के ले आया था कितने पे? 5 पे। ठीक, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमने कितनी मानी है? x। 5 यूनिट का मान x है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? x/5। तो 6 यूनिट का मान अगर चाहिए तो क्या करेंगे? 6 से गुणा कर दिया, तो क्या किया? x 6/5 किया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 में जो खरीद के लाया था वो, और 6 में बेच दिया उसने। उसकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस। अब ये हो गया हमारा, किसने? अमीर ने बेच दिया। ठीक है ना, बिमल को। तो बिमल के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में बेसिक में से ये बताया कि अभी बिमल के लिए क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। कह रहा है 600 रुपये पैकेजिंग पर, तो 600 रुपये और खर्च कर दिए, तो ये क्या हो गई? अब बिमल की टोटल कॉस्ट प्राइस हो गई। कह रहा है कि उसको 8.33% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 8.33% का मान कितना होता है? 1/12 होता है। मतलब अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 12 थी तो 8.33 मतलब 1 पे, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी? 13 हो जाएगी। तो खरीद के लाया कितने था? 12 पे, अब बेच कितने पे रहा है? 13, तो 13/12 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखाया ना कि जो खरीद के ला रहा था कॉस्ट प्राइस हमारी नीचे, सेलिंग प्राइस हमारी ऊपर। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, लॉस हो रहा होता तो हम क्या करते? 12 में 1 घटाते हैं, 11/12 करते हैं कि नहीं? तो हमें यह क्या मिल गया? ये बिमल का सेलिंग प्राइस, और श्रुति के लिए क्या हो गया? यही कॉस्ट प्राइस। बिमल ने बेचा श्रुति को, तो श्रुति का क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। अब ये किसके बराबर है? भाई श्रुति कह रही है कि हमने 5200 खर्च किए, तो 5200 के बराबर। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 चौका 52, 400, 12 चौका 48, x गुणते 6/5 प्लस 600, और इसका 12 का गुणा किया तो कितना? 4800। अब इधर 6 लाएंगे तो कितना हो गया? 4200 बराबर कितना? x 6/5, 6 सत्ते 42, 700। तो x बराबर कितना? 5 का गुणा कर दिया तो 3500। कितना? 3500। तो हमने माना क्या था भाई? अमीर का, यही तो हमने माना था कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? x, जो कि अब आ गया कितना? 3500। तो समझ में आया? रेशियो मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा होगा, जो नए होंगे सोच रहे होंगे कि कैसे करें कैसे करें, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो और उसको सोचो कि आप उसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और आप उसको कर कैसे सकते हो। ये चीजें ज्यादा सोचने की कोशिश करो। जिसको आ रहा है उसको भी, जिसको नहीं आ रहा, आप यही सोचिए कि जो जो दिया है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं कि जो पूछ रहा है वो हम बता पाए। जितना ज़्यादा आप सोचोगे इसके बारे में, उतना ही कैलकुलेशन आपके लिए आसान होता जाएगा धीरे धीरे। लेकिन सोचना है
कि आपने जो दिया है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, और जो पूछ रहा है उस वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। कभी कभी हो सकता है लॉन्ग मेथड आपको यूज करना पड़े, कभी कभी क्या होता है कि भाई काफी कैलकुलेशन करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है भाई। कैलकुलेशन करना पड़ रहा है तो वो भी आपके लिए अच्छा है कि वो सब कैलकुलेशन स्पीड आपकी इंप्रूव होगी। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो चीजें आपको पता चल जाएगी कि आप शॉर्ट फॉर्म में से कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। मैंने क्या कहा है कि बेसिक भी आना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए। बेसिक आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक, और शॉर्ट ट्रिक आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु जिसकी लागत जो है 3200 रुपए। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने दो दो किस लिए लिए हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि ताकि आपकी जो है स्पीड जो है इंप्रूव हो सके। मतलब कहने का अर्थ है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी खासी हो जाए कि आप जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक वस्तु जिसकी लागत जो है वो 3200 रुपए है, आपको जो है लागत मूल्य से 60% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस दी है और मार्क प्राइस बोल रहा है कि 60% अधिक पर अंकित किया गया। ठीक है, तो कह रहा है यदि उस वस्तु पर दी गई छूट प्राप्त लाभ से 460 अधिक है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो कोई नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा ना ध्यान से, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना, यहाँ पे अगर 60% दिया है तो 60% क्या कह रहा है, अधिक मूल्य अंकित किया, तो कॉस्ट प्राइस से। तो एक बात बताओ, 60% का मान कितना होता है, 3/5 होता है। 20×3=60, क्योंकि 60/100 लिखेंगे तो कितना होगा, 20×3=60, 20×5=100। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 का 60% कितना, 3। तो हमारी मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, बोल रहा है ना 60% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगी। इतना तो बना ही सकते हो अब ना, ये बेसिक से भी मैंने बताया। ठीक, तो अब क्या आ गया, हमारा मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया। कितने का है, 8, एंड कितने का है, 5 का। कॉस्ट प्राइस का मान दे रखा है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का मान दे रखा है 3200। तो 5 यूनिट का मान 3200, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 5 यूनिट का मान 3200। तो 1 यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, 640 आएगा। काट के भी दिखाता हूँ, 5 छक्के 30, 5 चौका 20। 1 यूनिट का मान कितना, 640 आया। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 से गुणा किया तो 8 × 64 अट्ठे 512 होता है, 0 0 कर दिया, 5120 हुआ। ठीक, इतना हो गया। अब बात आती है सेलिंग प्राइस की। कह रहा है छूट और प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हमें भाई सेलिंग प्राइस भी तो पता होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सेलिंग प्राइस तो हमें यहाँ कहीं से भी कुछ नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करो, मान लो, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है इसने, तो हमने मान लिया कि हमारी जो सेलिंग प्राइस जो है X रुपए। ठीक है, तो कह रहा है कि उस वस्तु पर दी गई छूट, अब आपको छूट निकालना है, डिस्काउंट की बात कर रहा है, प्राप्त लाभ से 460 रुपए अधिक है। तो प्राप्त लाभ से 460 क्या है, डिस्काउंट अधिक है, तो लाभ में भी क्या किया, 460 जोड़ दिया। अब डिस्काउंट निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर आप 5120 रुपए का सामान था, हमने X रुपए में बेचा, तो आप डिस्काउंट कितने का दिए हैं तो बता सकते हैं कि नहीं। तो 5120 रुपए में अगर हम घटा दें X, तो हमें पता चल जाएगा ना कितने का डिस्काउंट दिया। और प्रॉफिट पता करना है, तो भाई प्रॉफिट बोल रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो सेलिंग प्राइस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है ना प्रॉफिट कितने का हुआ, तो घटा दिया, प्लस 460 है ये। अब सॉल्व कर लेते हैं, एक्स को इधर लाते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 5120 प्लस हो जाएगा 3200, ये माइनस हो जाएगा 460, इधर कितना हो जाएगा 200, 2x। ठीक, तो आप बताओ कि क्या करें, पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 51 और 3 कितना होगा, सॉरी 53 होगा यहाँ पे, 83, सॉरी कितना होगा ये, 83 होगा। 8300 कितना 20, 8320 में से अगर हम 500 घटा दें, मान लीजिए यहाँ 460 है, हम 500 घटा दे रहे हैं, तो 83 में से कितना हो जाएगा 78। तो 78 हमने 40 ज़्यादा घटाया, तो ये कितना होगा 40 20 60, तो 7860 आएगा। ठीक है, बराबर कितना 2x।
तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3930 होगा। ठीक है, कितना, 3930। तो क्या रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 3930। x का मान ही तो है विक्रय मूल्य, तो कितना हो गया हमारा, 3930। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन ए जो है जब विपरीत दिशा में चलती है तो ट्रेन बी को 18 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन ए बी को 18 सेकेंड में पार करती है, जबकि उसी दिशा में अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उसे जो है ट्रेन बी को पार करने में 54 सेकेंड लगते हैं। तो यदि ट्रेन ए की गति जो है 108 किमी प्रति घंटा है तो ट्रेन बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है, और आंसर के हिसाब से तो किमी में बतानी है। ठीक है, तो वी ए की स्पीड दे रखी है, तो हमने क्या मान लिया, वी ए 108 किमी दिया है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 5/18 से 18 छक्का 108 मतलब 6×5 30 मीटर पर सेकंड ए की स्पीड हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने एक कहानी दी है, यहाँ पे पढ़ने से आपको पता चल गया होगा कि दिया क्या है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक बात बताई थी कि जब भी ट्रेन, दो ट्रेनें की बात हो रही हो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, अगर ये ए है ये बी है, तो जब ये सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में क्या करती हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। वो भी डिस्टेंस कितना, एल ए प्लस एल बी, मतलब ट्रेन ए की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई, जब एक डायरेक्शन में जा रही हैं तब। और ये कैसे होता है, अभी मान लीजिए कि ये ट्रेन हमारी यहाँ है और इसका मुँह जो जो इसकी स्पीड ज़्यादा है वो यहाँ, अब धीरे 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 करके पार कर गई, तो बी वाला तो पीछे रह गया, ए वाला पार कर गया। तो आप बताओ कि बी वाला यहाँ था, यहाँ पे पीछे पिछला हिस्सा इसका यहाँ था, और मुँह ये देखिए यहाँ पे था, अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो इतने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी और ए दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया जब सेम डायरेक्शन में है। और जब विपरीत डायरेक्शन में अपोजिट, तब भी तो मैंने बताया था कि ये ट्रेन ये रही, ये ट्रेन ये रही। तो अभी देखिए पार नहीं किए, तो इनका मुंह यहाँ है, इनका मुंह यहाँ है। ठीक, तो अब ये क्या किया, हमने मान लिया कि पार कर गई, चल ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये बी है ये ए है। ठीक है, तो अब क्या किए, पार कर गई। जब पार कर गई तो बी हमारी कहाँ गई, सॉरी ए हमारी कहाँ गई, इसका मुंह यहाँ आ गया। ठीक है, और बी हमारी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई, इसका मुंह यहाँ आ गया। तो आप बताइए कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब इनके मुंह के बीच की देखिए, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना हो गया, इतना हो गया। तो बी और ए इनके बीच की तब भी तो डिस्टेंस कितनी हुई, एल प्लस ए प्लस बी। डिस्टेंस कितना कवर किया, इतना। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है, मैं इसलिए ये बता रहा था कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, समान दिशा में, समान दिशा और विपरीत दिशा, ठीक है, विपरीत दिशा, दो कंडीशन। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो v बराबर क्या होता है, d/t। अगर ये डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है और टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम दे रखा है कितना, b को 18 सेकेंड में पार करती है जब विपरीत दिशा में चलती है, तो 18 सेकेंड में यहाँ पार कर रही है, टाइम दिया है। और जब समान दिशा में जा रही है तब कितने में, 54। तो यहाँ से रेशियो निकल आएगा कि नहीं हमारा, 18 3 54 मतलब 3:1 का रेशियो आ गया। जब 3:1 का रेशियो आ गया तो स्पीड का मान नहीं बता सका, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो v बराबर क्या होता है, 1/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो t का, v का उल्टा क्या होता है, t का उल्टा v। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 1 और 3 का आएगा। तो एक बात बताइए कि जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। जब एक ही दिशा में ये भी चल रही है, एक ही यही दिशा में ट्रेन भी जा रही है, तो हमने क्या बताया कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसमें से वो घट जाएगा। तो यहाँ पे वो बोल रहा है ना कि ए की स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी। ठीक,
और यहाँ पे क्या है, विपरीत डायरेक्शन में, तो विपरीत डायरेक्शन में स्पीड जुड़ जाती है, तो यहाँ क्या है वी बी। जाहिर सी बात है, पता चल जब घटेगा तो कम मान आएगा, जब जुड़ेगा तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान पता है वी ए का, वी ए का मान पता है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ये जोड़ दें, कितना है 1 और 3, तो 4 यूनिट हो जाएगा ये। अगर ये जुड़ेंगे तो ये भी जुड़ेंगे भाई, यही तो मान ही है इनका। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर ठीक है चलिए ऐसे पे कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, मान लेते हैं कि ये कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो आपको डायरेक्टली एक मेथड और पता है। अगर वैसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ये कर लो कि वी ए माइनस वी बी बटा क्या वी ए प्लस वी बी, इतना तो कर सकते हो। इसका रेशियो दिया है कितना 1 और 3 का, इतना तो दिया है। अब इसे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर सॉल्व करेंगे हम, तो इसका गुणा इधर किया तो 3va माइनस 3vb, इधर कितना आ जाएगा va प्लस वी। ठीक, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर सॉल्व किया तो यहाँ कितना है, va को इधर लाएं तो 2va हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4vb हो जाएगा। अब va का मान पता है हमें कितना है 2:30, और वीबी का मान नहीं निकाल सकते हैं, ये 4 इधर लाते हैं तो वीबी का मान कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, कह रहा है ट्रेन ए की गति, तो ट्रेन बी द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी, तो ट्रेन बी द्वारा डिस्टेंस 8 घंटे में। ठीक, तो 8 घंटे में स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है भाई, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए ना, तो टाइम घंटे में है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करते हैं 18/5 से गुणा कर दिया, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना था तो 5/18, वही उल्टा करना है तो 18/5 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15। अब गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा 8 3 24, 24 और 18 का गुणा किया तो ये कितना आएगा 432 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर सॉरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी ये कहाँ से आया, तो एक बात बताता हूँ कि ये देखो तो 21 से कितना है, ये 3 ज़्यादा है, और 21 से ये क्या है 3 कम है कि नहीं। 18 21 से 3 कम है, 24 3 21 ज़्यादा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मान क्या होता है 21 का क्यूब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 441, और बी का मतलब 9 का स्क्वायर किया तो कितना 432 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये माइंड में करना होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर कितना है 432 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तब कह रहा है कि स्नेहा ने अपनी राशि को 2 योजनाओं पी और क्यू में क्रमशः 6 और 5 के अनुपात में निवेश किया। योजना पी में 18% साधारण ब्याज पर, जबकि योजना क्यू में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। ठीक है, यदि 2 वर्षों के अंत में प्राप्त कुल ब्याज जो है 2568 रुपये, तो दोनों योजनाओं में कुल निवेश की गई राशि बतानी है, मतलब प्रिंसिपल बतानी है, दोनों योजनाओं को मिला के कितनी प्रिंसिपल उसने इन्वेस्ट की थी। ठीक है, तो स्नेहा, तो पी और क्यू दो दिया है, कॉस्ट प्राइस इनकी सॉरी प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 6 और 5 के रेशियो में। तो अगर हम इसको मान लें कि हमारा 6x है और ये कितना है 5x रुपए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
तो हम अब आ जाते हैं एसआई की तरफ। तो एसआई कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है? पी वाला, पी जो है अमाउंट वो एसआई में इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप एक बात बताओ कि एक साल में अगर 18% दे रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 36%। वो भी किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमारा इतना है, उसका 36%, 36/100। तो ये कितना हो जाएगा? 216/100। ये हमारा क्या आ गया? 2 साल का एसआई। एसआई निकालना तो बहुत आसान है भाई, क्योंकि उस पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लग रहा है ना। जितना प्रिंसिपल होगा उसी पे मिलेगा। अगर एक साल में 18 मिल रहा है तो फिर दूसरे साल में भी 18% मिलेगा, मतलब प्रिंसिपल का टोटल 36% मिलेगा 2 साल में। इतना समझ में आया? अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो क्यू वाले को कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर टाइम दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? पी एंड ए का, मतलब प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप बताओ कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसका मान कितना होगा? 1/10 होता है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 10 है तो एक साल में कितना है? 10 का 10% कितना? 1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 होगा भाई। प्रिंसिपल 10 है, इसका 10% एक, मतलब एक ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो गया? 11। तो पी एंड ए का मान, तो यहां से कितना? प्रिंसिपल हमारा 10 तो अमाउंट 11। फिर दूसरे साल भी वही कहानी है, प्रिंसिपल 10 तो अमाउंट 11। ठीक, तो यहाँ कितना आ गया? 100। यहाँ की कितना आ गया? 121। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे अमाउंट हम इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 21 यूनिट मिल रहा है। कितने पे? 100 रुपए पे। तो 100 रुपए, 100 यूनिट पे 21 यूनिट का प्रिंसिपल मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है? 5x पे कितना मिलेगा? तो 5x का गुणा कर दिया। और ये गुणा कैसे किया ये भी मैंने बताया आपको। अरे भाई देख लो, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है? प्रिंसिपल 100। तो 100 यूनिट का मान कितना है? 5x है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 5x/100। भाई 100 यूनिट बराबर 5x, तो 1 यूनिट बराबर कितना? इतना। तो ब्याज कितना मिल रहा है? 21 यूनिट। तो 21 यूनिट का मान हमसे कोई पूछे तुम क्या करते हैं? 21 का गुणा। तो यही तो हमने किया, 21/100। 21 का इंटरेस्ट मिल रहा था 100 पे, तो 5x का कितने पे मिला? यही तो किया हमने ना। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 2 साल का सीआई। कह रहा है इनका योग। भाई दोनों साल का एसआई, 2 साल का सीआई मिल गया। अब इनका योग निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 216x/100 प्लस 21×5 105x। यहाँ कितना हो जाएगा? 100। और ये कितना है? 2568। ठीक, अब हम क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 321x। नीचे कितना हो जाएगा? 100। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्टली जुड़ जाएगा। इतना तो समझते हैं ना। ये हो गया। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 8 बार, क्योंकि 8 3 24, 8 का 8। तो x का मान कितना आ गया हमारा? 800 आया। कितना आ गया? 800। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि दोनों योजनाओं में कुल निवेश की गई राशि। तो दोनों योजनाओं में कुल निवेश की गई राशि कितनी है? 6x और 5x। टोटल कितनी है? 11x है। टोटल प्रिंसिपल कितनी है? 11x है। तो एक x का मान 800 है, तो 11x का मान कितना? 8800 होगा। कितना होगा? 8800। तो कौन सा सही है हमारा? डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड था? बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो ये हमारा जो था ये रेशियो मेथड था। एक दूसरा मेथड भी आप इस पे यू अप्लाई कर सकते थे। कौन सा? मिक्सचर एलिगेशन। उसको मत भूलिए भाई, ठीक है, क्योंकि वो जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन को बना देता है। तो चलिए वो भी बता देता हूं मैं। तो मिक्सचर एलिगेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग होते हैं, फिर उनका क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक, यही तो होता है बीच में। तो इनका क्या है कि कह रहा है ना कि 18% जो है वो क्या मिल रहा है? साधारण ब्याज। तो एक साल में 18%, तो 2 साल में कितना? 36% मिलेगा। और दूसरी जगह क्या हो रहा है? 10% के चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तो आप बताओ कि 2 साल में प्रिंसिपल पे कितना मिलेगा? अगर एक साल में 10%, तो आप ये मत कहिए कि 2 साल में 20%। नहीं भाई, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, मैंने बताया ना।
तो यहाँ से अगर सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहें तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 होता है। यहाँ से भी निकालना चाहोगे तो यहाँ से भी वही आएगा, ये जो हमारा रेशियो मेथड से था यहाँ से भी वही आएगा। तो यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे भी क्या है 10 है, यहाँ कितना है 10 दहम्मा 100 बटा 100, ठीक है। तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ कितना आया 10 10 20 21%, ऑल ओवर कितना होगा 2 साल में 21% मिलेगा। ये किसका है सिंपल इंटरेस्ट का, ये क्या है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का 21%। आपको बात ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पे जितने साल की बात करें उतना रखना है, यहाँ पे जितने साल की बात कर रहा है उतना रखना है, और ये ध्यान देना है कि मिल कितना रहा है। अगर आपको जैसे यहाँ 2 साल का दिया तो आपने ये कर लिया, अगर 3 साल का देता तो आप कैसे करते, तो मैं बताता हूँ इसे कैसे कर। प्रिंसिपल एंड अमाउंट का आप रेशियो निकाल सकते थे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, टाइम दिया होगा। यहाँ पे अगर हम 2 साल के देखें तो क्या हो रहा है 10 से 11 हो रहा था, दूसरे साल भी 10 से 11 हो रहा होगा, तीसरे साल का देता तो वही निकाल लेते, लेकिन 2 साल का दिया है तो 2 साल के देख लीजिए। तो ये कितना हो गया 10 दहम्मा 100, यहाँ कितना हो गया 121, ब्याज कितना मिला 21 का, किस पे 100 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करते हैं, परसेंटेज में चाहिए तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तो क्या है 21% आया। 2 साल में कितना ऑल ओवर का 21% आया कि नहीं। तो अब बीच में क्या रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं ऑल ओवर, दोनों राशियों को मिला के कितना मिलेगा हमें। अगर दोनों राशि एक ही जगह इन्वेस्ट की होती तो हमें कितना मिलता, फिर भाई इतना अगर चाहिए हमें तो कितना मिलता, तो हमें नहीं पता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता, ठीक, तो एक्स है। लेकिन अमाउंट यहाँ पे कितने का दिया है कि हमने प्रिंसिपल कितनी इन्वेस्ट की है, तो यहाँ पे कह रहा है 6 और 5 के रेशियो में। अगर एग्जैक्ट अमाउंट भी दिया होता तो हम रेशियो निकाल लेते। यहाँ क्या है प्रिंसिपल का रेशियो, और प्रिंसिपल का रेशियो क्यों आता है यहाँ पे, ये भी मैंने बताया कि जो भी हम ये 36% निकाल रहे हैं ये किस पे निकालेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि 36% हमारा रेट इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट किस पे निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल पे ही तो बताते हैं कि हम प्रिंसिपल का 36% होगा, या यहाँ पे 21% किसका होगा प्रिंसिपल का। तो जिसका जिससे रिलेट करते हैं वो क्या होता है हमारा नीचे ही होता है। इतना बात समझ में आई। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया है आपको, इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर किया, दोनों को जोड़ लिया और इसको जोड़ के भाग दे दिया। तो 36 में 6 का गुणा किया कितना आएगा 216 एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 105, सॉरी एक्स नहीं परसेंटेज चल रहा है परसेंटेज, यहाँ कितना आएगा 6 5 11, आ गया एक्स का मान। इसको जोड़ लेते हैं कितना होगा 321 बटा 11, ऑल ओवर परसेंट जो होगा वो मेरा कितना होगा 321 बटा 11। तो एक बात बताइए कि टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना है 6 5 11 एक्स, कितना है 11 एक्स है, ठीक 11 एक्स का 321 बटा 11% जो निकल के आया है यही तो हमारा ब्याज होगा भाई। टोटल का हमारा क्या है ब्याज ही तो यही है, ये भी 36% ब्याज था ये भी था, तो ये कितना है एक्स। तो ये टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना है 11 एक्स है भाई, 6 एक्स एंड 5 एक्स हमने मान लिया। तो 321 बटा 11% किसके बराबर होगा, यही तो हमारा ब्याज है। तो ये कितना है 2568। तो 11 से 11 कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक। ये परसेंटेज में था तो परसेंटेज से हटाया मैंने, तो 1/100 करते हैं हम, 1/100 करते हैं कि नहीं। तो x का मान कितना आ गया 800। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल हमारा कितना था ये 11x, तो 11x का मान कितना आ जाएगा 8800 आएगा। तो कौन सा सही है डी वाला, ठीक। तो ये चीज़ें पहले मैंने क्या कहा बेसिक अगर क्लियर होगा तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ये चीज़ें अपने आप में माइंड में फ्लैश कर जाएंगी कि हमें क्या करना है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। जब 44 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। 3:2 का रेशियो था। अब क्या किया है कि 44 लीटर मिश्रण को जो है पानी से बदल दिया जाए। बदलने का मतलब ये होता है कि 44 लीटर हमने क्या किया, मिक्सचर निकाल लिया। तो मिक्सचर निकाल लिया तो माइनस कर दिया, ठीक। तो एक बात आपको याद रखनी है कि मिक्सचर से हम कुछ भी क्वांटिटी निकाल लें, उसकी ऑल ओवर क्वांटिटी चेंज होगी, जैसे टोटल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो उनके बीच का रेशियो होगा वो कभी नहीं चेंज होगा, क्योंकि मिल्क अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा निकलेगा और वाटर कम है तो वाटर कम निकलेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि हम पूरा मिक्सचर से कुछ भी निकाल लें तो मिल्क एंड वाटर या फिर अदर कोई चीज़ हो तो उनका रेशियो नहीं चेंज होता। हम यही मान के चलते हैं कि हर जगह सेम मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे तब भी रेशियो हमारा क्या होगा, 3:2 का ही रेशियो हो। कह रहा है बदलने का मतलब हमें यहाँ क्या करते हैं, आप वाटर से बदलने की बात की ना, तो हम क्या करते हैं 44 लीटर वाटर मिला दिया। तो अब रेशियो बोल रहा है कि 5 और 7 हो जाते हैं। कितना, 5 और 7। तो हमने मिलाया क्या है, आप बताइए कि वाटर मिलाया ना, तो हमारा मिल्क का मान तो चेंज नहीं होना चाहिए भाई। तो मिल्क का मान हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मिल्क का मान भी यहाँ 3 यहाँ 5, तो हम मिल्क का मान हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का गुणा अगर इधर कर दिया और 3 का गुणा इधर कर दिया तो बराबर हो गए। 5 3 15, 3 5 15, बराबर हो गए। तो एक बात मैंने बताई है कि जब भी हम एक तरफ गुणा करते हैं तो दूसरी तरफ भी हमें करना पड़ेगा, मतलब दोनों को बराबर देना पड़ेगा। गुणा कर रहे हैं तो दोनों तरफ गुणा बराबर करेंगे, और भाग दे रहे हैं तो दोनों तरफ भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने 5 का किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, और रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 3 का किया तो यहाँ पे भी 3 का कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, 5 3 15, ये कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना 21, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो तो कितना चेंज हो रहा है, 10 यूनिट से 21 यूनिट हो रहा है, मतलब 11 यूनिट बढ़ रहा है। लेकिन हम कितना बढ़ा रहे हैं, 44 लीटर बढ़ा रहे हैं। हम 44 लीटर में बढ़ा रहे हैं, लेकिन यूनिट में कितना चेंज हो रहा है, 11 यूनिट। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया, 4 लीटर हुआ। तो हमसे पूछा क्या है, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, 21 यूनिट है। तो एक यूनिट का मान 4 लीटर, तो 21 यूनिट का मान कितना, 21 गुणित 4, तो 84 लीटर। कितना है, 84 लीटर। तो कौन सा सही, बी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपने बचपन से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा इस मामले में तो आप इसे सॉल्व कर जाओगे। बस थोड़ा सा हिंट देना है, बाकी आप तो अपने आप ही सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। तो चलिए आपने कर लिया होगा, ठीक है। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक दुकानदार ने 180 रुपए में 8 एवोकाडो खरीदा और 280 रुपए में 12 एवोकाडो बेच दिया। तो वह कुल 400 रुपए लाभ कमाना चाहता है, तो उसे कितने एवोकाडो बेचने होंगे, ठीक है। तो आप बताओ कि वो 8 एवोकाडो कितने का खरीद रहेगा है। मैं पूरी कहानी लिख रहा हूँ, ठीक है। वो 8 एवोकाडो की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 180 रुपए में वो खरीद लाया 8 एवोकाडो। आप बताओ एक एवोकाडो की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। एक एवोकाडो की कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अब भाई 180 रुपए में 8 खरीदा, तो अगर 8 से भाग दे दिएंगे 180 रुपए में, तो जाहिर सी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि एक एवोकाडो की कीमत क्या है। तो 4 दूनी 8, 45 दूना 90 दूना 180, तो 45 बटा 2 रुपए का एक एवोकाडो पड़ा उसको।
यहाँ पे कह रहा है कि 12 एवोकाडो बेच रहा है 280 रुपये में। अब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। 12 एवोकाडो की सेलिंग प्राइस दे रखा है उसने कितनी, 280 रुपये में बेच रहा है। तो एक बात बताओ कि एक एवोकाडो वो कितने का बेच रहा होगा भाई। 280 में अगर हम 12 से भाग दे दें तो हमें पता चल जाएगा ना कितने का है। 4 सत्ते 28, 4 3 12, मतलब 70/3 का बेच रहा है एक एवोकाडो। तो आप बताओ कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है। अगर प्रॉफिट देखा जाए तो एक एवोकाडो पे तो प्रॉफिट कितनी हो रही है। जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट कितनी हो रही है। तो सेलिंग प्राइस हमने कॉस्ट प्राइस घटा दिया तो कितना आएगा। अब इसका गुणाधर किया तो 140 और 45 तो यहाँ 135 बटा कितना 2 3 6, तो यहाँ कितना आ गया 5/6। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5/6 रुपये का। एक चीज़ आप बताओ कि मगर अगर मैं आपको क्वेश्चन में देता हूँ कि एक कोई वस्तु है उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट है हो रहा है, तो आपको अगर 100 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा। एक पे अगर 5 की प्रॉफिट हो रही है तो 100 रुपये कमाना है तो कितने की प्रॉफिट हो। जाहिर सी बात आप कहोगे सर 20 अगर वस्तु मैं बेच दूं तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर एक पे 5 हो रहा है ठीक, तो आपने क्या किया 100 में 5 से भाग दिया तो आपको पता चल गया ना कि कितनी वस्तु बेचनी है, 20 वस्तु बेचनी है। तो वही कहानी यहाँ भी है ठीक। अब 5/6 रुपये की प्रॉफिट हो रही है कितनी वस्तु बेचने पर, एक वस्तु बेचने पर। तो आप बताओ अगर 1 रुपये के प्रॉफिट में कमाना चाहूँ तब कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। इसको गुणा इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 6 उधर चला जाएगा 6 और ये 5 नीचे आ जाएगा, इतनी वस्तु बेचनी पड़ेगी। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं हमें 400 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं 400 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। तो आप बताओ कि 400 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो हमने क्या किया 400 रुपये का गुणा यहाँ कर दिया तो 400 का गुणा दूसरी तरफ भी कर देते हैं। तो 6/5 गुणित 400 वस्तु बेचनी पड़ेगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 5 8 40, 8 6 48, मतलब 480 वस्तु बेचनी पड़ेगी। कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी 480 वस्तु। समझ में आया ठीक है। तो आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, मैंने काफ़ी बार बताए हैं आपको, और आप धड़ल्ले से सॉल्व करो ठीक है। और काफ़ी लोग जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं वो कर भी सकते हैं, आराम से कर लेंगे वो, क्योंकि ये कैसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताए हैं। अगर आप तब भी अगर रुक रहे हो तो गलत है फिर आप, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे ठीक है। आपने ट्राई किया अच्छी बात है। कह रहा है कि एक क्रिकेटर की कुछ पारियों में औसत स्कोर जो है 60 है। जब उसने एक पारी में 12 रन बनाए तो उसका औसत स्कोर गिरकर 56 रन हो गया। तो कुल कितनी पारियां खेली गई ये बतानी है। तो मैंने आपको इसका एक शॉर्ट मेथड बताया था। क्या बताया था कि पारियों की संख्या, अगर पारी की बात हो रही है तो स्टूडेंट रहे होते तो स्टूडेंट कितनी, स्टूडेंट संख्या। यहाँ पे पारियों की संख्या, अगर स्टूडेंट रहे होते तो स्टूडेंट संख्या। और यहाँ पे क्या होता है एवरेज स्कोर, स्कोर की बात हो रही थी एवरेज, अगर एज की बात हो रही थी एज, वेट की बात हो रही थी तो वेट, एवरेज लेते हैं बस। तो हमें नहीं पता ना कितने पारियां खेली, तो हमने मान लिया कि एक्स पारियां खेली ठीक है। और उनका क्या है, और औसत स्कोर दे रखा है उसने 60। कह रहा है उसने अगली पारी में एक पारी और खेला उसने, पारी की संख्या कितनी हो गई x+1, कितनी पारी एक पारी में ठीक। तो
एवरेज स्कोर कह रहा है घट करके कितना हो गया, 56 हो गया भाई अब तो कितना घट गया, 4 घट गया। ठीक है, इतना तो समझ में आया, इतना तो कर सकते थे आप। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसका गुणा किस में करना है और इसका गुणा किस में करना है। इसका गुणा मैंने क्या करना है कहा था, इसमें करना है, और इसका गुणा किस में करना था, इसमें करना था। और गुणा करके क्या करना था, जोड़ देना था। तो अब गुणा किया तो x का गुणा -4 में किया तो -4x। ये बात ध्यान रखनी है कि साइन के साथ आपको लिखना है, ठीक है, जो चिन्ह है उसके साथ। यहाँ पे कितना है, 56 का गुणा 56, जोड़ दिया। तो ये हमारा आता क्या था, ये हमारा क्या आता था जो हम करते थे, ये वही आती थी जैसे यहाँ से जो हमारी संख्या है यहाँ से यहाँ तक, जैसे जितने लोग बढ़े होंगे यहाँ पे अगर एक पारी बढ़ी है तो एक की जो है वो टोटल रन होगा। स्कोर की बात हो रही है तो एक जो अगली पारी है, अगली पारी में वो एक पारी में टोटल रन बना होगा। अगर यही बात संख्या की हो रही थी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पारी बोला होता तो 2 पारियों में जो टोटल रन बनता वो होता हमारा। अगर यही संख्या की बात होती है तो मान लीजिए यहाँ पे 5 थे, यहाँ 8 हो गए, तो 3 जो बढ़ गए हैं संख्या, उनकी एज की बात हो रही थी तो यहाँ टोटल एज होता। कहने का जो यहाँ पे बढ़ेंगे उनकी टोटल एज की बात हो रही है तो एज, संख्या की बात हो रही है संख्या, और स्कोर की बात हो रही है तो स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है ना अगली पारी में कितना, 12 रन। हमारा कितना आया है, इतना आया, तो ये भी तो रन ही है, ये भी तो स्कोर ही है, ये भी स्कोर है अगली पारी का। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो -4x को उधर लाते हैं, 12 को उधर लेके आते हैं तो कितना होगा, 44/4 हो जाएगा। तो x का मान कितना, 11। तो कह रहा है ना कुल कितनी पारियां खेली गई अंतिम पारी सहित, अंतिम पारी में कितनी है, x+1, तो 11 + 1 कितना हो गया, 12 हुआ। टोटल कितनी पारियां खेली, 12। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि ध्रुव की आयु जो है विजय की आयु से 9 वर्ष कम है। ठीक, कह रहा है शीतल की आयु ध्रुव की आयु से 37.5% अधिक है। यदि तीनों मित्रों की औसत आयु 75 है तो ध्रुव और शीतल की आयु का योग क्या होगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा, परसेंटेज वाले के साथ पहले खेलते हैं। तो परसेंटेज क्या दिया, शीतल एंड ध्रुव की आयु से बोल रहा है, तो 37.5% का मान तो आपको पता होगा। शीतल ध्रुव को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका मान कितना होता है, 3/8 होता है। कह रहा है ना ध्रुव की आयु से, तो ध्रुव की आयु अगर ये 8 मान लिया तो इसका 37.5% कितना हुआ, 8 का 37.5% 3 हुआ। तो कह रहा है 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो ध्रुव की आयु, उसकी शीतल की आयु कितनी होगी, 11। भाई 8 से 3 अधिक मतलब 8 3 11, ध्रुव की आयु 8 है, तो रेशियो मिल गया। ठीक, तो अगर हम इसको मान लें कि ये हमारी एज जो है इसकी 11x है, ईयर है, इसकी 8x ईयर है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ध्रुव की आयु विजय की आयु से 9 वर्ष कम है, तो विजय की बात हो रही है, तो विजय की आयु से 9 वर्ष कौन है, ये कम है ना ध्रुव, तो ये जाहिर सी बात है कि 9 वर्ष बड़ा होगा ये। तो 8x है तो 9 वर्ष बड़ा होगा तो कितनी होगी, 8x + 9। इतना समझ में आया। कह रहा है यदि तीनों मित्रों की औसत आयु 75 वर्ष है। अब तीनों की आयु पता चल गई ना, एज हमें पता चल गई कि नहीं, भले वेरिएबल फॉर्म में है लेकिन पता तो चल गई। अब अगर हम इनका एवरेज निकालें, एवरेज एज, तो कितना निकलेगा, 11x 8x और 8x, तो 16 और 11 कितना, 27x + 9 होगा। टोटल एज बटे नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 लोग हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 27, 3 3 9। तो ये हमारा एवरेज कितना आ गया, 9x + 3 आया, ये एवरेज आ गया। और यहाँ पे क्या रहा, तीनों मित्रों की औसत आयु कितनी है, 75, तो 75, तो x का मान यहाँ से कितना आएगा भाई, 3 को इधर ले जाएंगे 72 हो जाएगा, 9 8 72, x का मान 8 आ गया, x का मान 8 आ गया।
तो कह रहा है ध्रुव और शीतल की आयु का योग। ध्रुव की आयु कितनी है ये, शीतल की कितनी है ये, तो जोड़ दिया तो कितनी हो जाएगी 19x। तो 19x का मान कितना होगा हमारा 19 8, तो 19 अट्ठे कितना 152 ईयर, कितना 152 ईयर। ठीक, समझ में आया। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, बशर्ते आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट जितना आप क्लियर रखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म बनाने में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, और ना ही शॉर्ट कोई बताएगा तो उसमें आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए, शॉर्ट मेथड भी और बेसिक। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, शॉर्ट मेथड आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार के एक आयत के रूप में मोड़ा गया है। पहले वृत्ताकार था, बाद में इसको मोड़ करके आयत के रूप में बना लिया, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बात बताइए, ये हमारा क्या हो गया वृत्ताकार। ठीक है, तार है कोई, तो हमने क्या किया, इसको वृत्ताकार था पहले, तो इसका रेडियस दे रखा है। अगर मैं इसे क्या करूं, काट के इसको हम आयताकार बना लूं तो क्या होगा, ऐसा होगा कुछ। लेकिन आप एक चीज जानते होंगे कि ये तार है हमारा, तार को काटा ऐसे कर दिया, अब फिर बाद में मोड़ करके ऐसे बना दिया, तो इसकी जो परिधि होगी, परिधि होगी वो समान होगी। इसकी जो परिधि होगी वो समान होगी। आखिर परिधि होती क्या है, यही तो होती है इसकी लंबाई। ये जैसे मैंने तार काट दिया तो तार इतना लंबा हो गया, तो यही इसकी परिधि है कि ये कितना लंबा है, और यही चीज़ हमने तो मोड़ करके यहाँ बना दिया। तो भाई इसका मान चेंज हुआ, तार तो वही है ना, तार पहले गोले रूप में था, फिर इसमें चेंज कर दिया, तो परिधि उसकी चेंज हुई, मतलब उसकी लंबाई जो है वो चेंज हुई, नहीं चेंज हुई ना। तो एक बात जानते रहिए कि यहाँ पे क्या दिया है परिधि, इसका वृत्ताकार का। वृत्त की परिधि कितनी होती, तो वृत्त की परिधि निकाल लीजिए, कितना होता है 2πr होता है, 2πr। तो निकाल लेते हैं, 22/7, r का मान 56, तो ये कितना 7×8 = 56। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 8×2 = 16, उड़ते 22 कर देते हैं। ठीक, अब आयत की परिधि की बात हो रही है, तो आयत की परिधि मैंने क्या बताया आपका, आयत की परिधि बराबर क्या होता है 2l+b होता है। ठीक, तो परिधि मैंने क्या कहा, अब भाई तार वही है, उसको मोड़ करके ऐसा बना दिया तो परिधि तो वही रहेगी। तो ये कितना हो जाएगा 16×22 बराबर कितना 2l+b। ठीक, अब ये कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ कितना आएगा 11। तो 16×11 बराबर कितना l+b है। यहाँ पे उसने दे रखा है कि लंबाई और चौड़ाई का मान दिया है, l और b का रेशियो दिया है कितना 9 और 7 दिया है। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं कितना 9x है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है 7x। तो ये टोटल कितना है, टोटल कितना है 9 7 16x हुआ। तो l और b का मान कितना आ गया 16x, यहाँ पे कितना है 16×11, तो 16 से 16 कैंसिल, x का मान कितना 11 आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई कौन सी है ये, तो 77 सेंटीमीटर आया। कितना 77 सेंटीमीटर, कौन सा सही है डी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, आपको बस अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना था कि वृत्त की परिधि अगर वही चीज़ है, काट करके क्या हो रहा है उसको आयत के फॉर्म में बना दिया जा रहा है, तो मतलब उसकी परिधि चेंज नहीं हो रही, परिधि वही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाए, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए यार, ताकि उनको भी इस वीडियो की प्रॉफिट मिल सके। और अभी तक आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।